बोर मॉडल, एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्या चीज? हमने बोला अरे तुम्हारी तो मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी। इसकी एनर्जी क्या होती है? -13.6, -3.4, -1.51, -0.85। हाइड्रोजन एटम, अरे याद बेसिक लेक्चर ही कोई बहुत टफ नहीं आने वाला आज का भी, बेसिक बातें करेंगे। -13.6, -3.4, -1.51, -0.85। अगर आप ये हाइड्रोजन एटम के लिए अपने बात करी थी Z स्क्वायर इंटू, अगर कोई भी दूसरा एलिमेंट लेना हो, ये सब हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, Z स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। याद करो कि अपने 3 फॉर्मूले पढ़े थे जिनसे बहुत सारे फॉर्मूले बनाए जा सकते थे, बहुत सारी बातें अपन कर चुके थे। हमने 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, -0.59, 0.529 n स्क्वायर बाई Z, n स्क्वायर बाई किसका फॉर्मूला है? रेडियस। क्या एंगस्ट्रॉम में आता है? 2.1×10⁶ Z बाई n, किसका फॉर्मूला? वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। उसका क्या फॉर्मूला आया? -13.6 Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर, एनर्जी का फॉर्मूला किसका? जितनी एनर्जी होती है उतनी काइनेटिक एनर्जी होती है, उसी का डबल का मैग्नीट्यूड माइनस में क्या पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी का लेवल 0 मान के भी हमने आपको बहुत सारी बातें बताई थी। ये के शेल है, ये एल शेल है, ये एम शेल है और ये एन शेल है। कुछ याद है? भूल गया? ग्राउंड स्टेट, ऐसे अपन सिंपल बातें भी अपन करेंगे। अगर अपन बहुत सिंपल सी बात करें तो एक्चुअली इस पूरे मॉडल में अपने बताया गया था कि कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स ही, बोर मॉडल ने बोला था कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स ही अपनी स्टेबल होती है, जिसके लिए अपन ने बोला था MVR = NH/2π। बेसिकली उन्होंने बोला था कि भाई जिनका एंगुलर मोमेंटम NH/2π के मल्टीपल में होता है वो स्टेबल होती है। वो स्टेबिलिटी का कारण बाद में क्या अपने को बताया गया था? स्टैंडिंग वेव से। किससे बताया गया था? जो सबसे लोअर स्टेट होती है इसे कौन सी स्टेट कहते हैं? ग्राउंड स्टेट। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे रहे तो उसे ग्राउंड स्टेट कहते हैं, अगर यहां पे आ जाए तो उसे बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्या कहते हैं? कुछ याद है? भूल गया? ऐसे इसे बोलते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट और इसे बोलते हैं थर्ड एक्साइटेड स्टेट। बोलता जो बोला चमका। अगर n के लिए बात करें तो यहाँ पे n = 1, n = 2, n = 3, n = 4। जो n = 4 जो आपका कहलाता है वो बेसिकली आपकी थर्ड एक्साइटेड स्टेट होती है। ये सब आप जानते हो, फिर भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। n = 3, n = 4 सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक। इसका मतलब बोर साहब ने बोला कि इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी रिवॉल्व नहीं कर सकता, एक पर्टिकुलर स्टेजेस में कर सकता है जिनकी एनर्जी इस प्रकार की है। एक्चुअली इन बातों से सब कुछ चीजें एक्सप्लेन हो गई। कैसे मैं आपको समझाता हूं। याद कर, जो इसके पहले वाले मॉडल थे वो क्या चीज एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे? वो एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या था उसके बारे में पहले बता चुका हूं, फिर भी एक बार बताता हूं कि मान लो कोई एटम से उस पर अगर मैं एक ऐसी लाइट डालूं जिसमें सारी वेवलेंथ हो 0 से लेकर अनंत तक। याद है? भूल गया? अगर उसमें कुछ होके जो बचे उसको अगर अपने एक फोटोग्राफिक प्लेट पे लें तो वो कहलाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या कहलाता है? और फिर उसमें जो कुछ होके जो कुछ निकले उसको अगर हम एक फोटोग्राफिक प्लेट पे लें तो जो निकलता है उसे क्या बोलते हैं? एमिशन स्पेक्ट्रम। गॉट माय पॉइंट? अब समझो आपके पास एक एटम है, हाइड्रोजन लाइक एटम। कैसा एटम? अगर हम हाइड्रोजन लाइक एटम की अगर अपन बात करें तो अपने को वहीं से बात समझ में आएगी। बहुत सारे सवाल इस प्रकार के आ सकते हैं, आपको समझना पड़ेगा। हाइड्रोजन लाइक एटम में अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो सोच के देखो, मेरा इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर है हाइड्रोजन लाइक एटम में, तो वो या तो यहां जा सकता है, या वो यहां जा सकता है, या वो यहां जा सकता है। अगर वो ग्राउंड स्टेट में एटम्स है, मैं कह रहा हूं गैस में एटम्स थे, आपने एनर्जी डाली, वो एनर्जी डाली उसमें सारी वेवलेंथ के फोटोन थे, ये हमने माना, ये हमने माना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है समझदार है भाई। मैं एक घर छोड़ के दूसरे घर तभी जाऊंगा जब मुझे पता हो कि मेरी गाड़ी में इतना तेल हो कि मैं दूसरे घर पहुंच पाऊंगा, वरना मैं जाऊंगा ही नहीं। अरे यार, ये समझदार है इलेक्ट्रॉन। मान लो आपको एक घर से दूसरे घर जाना है तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी गाड़ी में इतना तेल होना, तेल मतलब एनर्जी, तब मैं दूसरे घर पे पहुंच पाऊंगा, वरना मैं दूसरे घर पे पहुंच। अब इसे पता है कि अगर मुझे कम से कम, इस इलेक्ट्रॉन को मुझे पता है कि अगर मुझे कम से कम यहां पर अगर पहुंचना है तो मुझे कम से कम 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर हाइड्रोजन की बात करें Z स्क्वायर, अरे हाँ ना बोल, इतनी एनर्जी कम से कम, वरना मैं पहुंचूंगा नहीं दूसरे घर। अब इसके बाद एक फोटोन आया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, लेता है क्या? तेरे से क्या होगा? मेरा बता, आधे में रुक जाऊंगा, फिर साले कहीं का नहीं रहूंगा, नहीं इधर का उधर का। अरे है कि नहीं यार? एक घर से जाके से दूसरे घर पे नहीं पहुंच पाए तो क्या मतलब? एक आया इसके पास 11 वोल्ट का, कितने का आया? अच्छा, इसकी ऐसे समझो, ऐसी कंस्ट्रेंट है, जो अपने फोटोन होता है उनकी ऐसी कंस्ट्रेंट है, या तो एनर्जी पूरी ले या फिर कुछ भी। ऐसे नहीं 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आया, 10.2 रख ली, बची हुई 4.8 वो निकल लिया, ऐसा नहीं होगा। या तो लेगा तो पूरी या फिर
नहीं देगा, ये अपन मान के चलते हैं। पहले था जो बोला चमका। तो सोच इसको कितने मिनिमम फोटोन की एनर्जी चाहिए कि ऊपर पहुंच सके 10.2, कितने का, या फिर 1.51 माइनस दिस 12.09, 12.09 नहीं आता है ना, 12.1 जो भी से बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली 12.09, यस और नो, या फिर 0.85 माइनस 13.6 कितना हुआ, साइंटिफिक कैलकुलेटर दे दो कोई मुझे, ताकि मैं तुम्हें बहुत सारी कैलकुलेशन करा पाऊं। साइंटिफिक कैलकुलेटर दे दो किसी के पास, हाँ वो तुम्हें समझ गया, पर किसी को साइंटिफिक कैलकुलेटर दे दो ना। सब भिखारी साले एक नंबर। 13.6 माइनस 0.85 कितना हुआ, 12.75, कितना 12.75, इसके भी ऊपर वाला नहीं, कुछ गड़बड़ करी मैंने तो बना दी ना लाइन, हट जाएगा 12.75 ऐसे एंड सो ऑन। तो ये कौन कौन सा फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, मेरे कमरे में साइंटिफिक कैलकुलेटर रखा है ना, साइंटिफिक कैलकुलेटर बोलिए है ना, तो सोच में कौन कौन से फोटोन एब्जॉर्ब करूंगा, 10.2, अरे यार जो फोटोन आ रहे हैं, जो फोटोन उसमें से मैं कौन कौन से एब्जॉर्ब करूंगा, 10.2, 12.09, 12.75, इसके ऊपर वाला एक यार तुम्हें नहीं आया, बाकी कोई भी एब्जॉर्ब, तो सोच जो बहुत सारे फोटोन आए उसमें से कौन कौन एब्जॉर्ब हो गए, 10.2, 12.09, 12.75 एंड सो ऑन, यस और नो, बाकी बचे हुए सम्मान चले गए। तो वहां पे जो आपको लाइट दिखी वो ऐसा समझो बाकी सब जगह दिखी, पर इन वाले फोटोन की एनर्जी आपको दिखाई नहीं, तो वो कहलाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या कहलाता है यार, मुझे लगा तो मैं आया कि नहीं आया। अब सोचो हाइड्रोजन के लिए ऐसा होगा, सोच अगर हीलियम का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाए तो उसमें, अगर अपन हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाए तो उसमें कौन कौन से फोटोन मिसिंग होंगे, 10.2, 12.09, 12.7। मैं अच्छे समझा रहा हूं, 5-7 मिनट टाइम दूंगा, लिखना तुझे सब खुद को होगा, मैं कुछ नहीं, एक लाइन नहीं लिखाऊंगा मैं, पर तेरे को ढंग से समझना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एमिशन स्पेक्ट्रम। बात बहुत बेसिक सी कर रहा हूं, आपने सब कुछ ऐसा पढ़ा हुआ है, पर हो सकता है कि आपने इतना ध्यान ना दिया, बस और कुछ नहीं, सिंपल सी बात बता रहा हूं एकदम। तो मेरे पास अगर ऐसी एनर्जी है जिसमें सारे फोटोन है, सारी एनर्जी है साला, जीरो से लेकर अनंत एनर्जी तक का फोटोन है, तो जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है उसमें सारे फोटोन नहीं लेगा, वो 10.2, 12.09, 12.75 एंड सो ऑन कैसे लेते जाएगा यार, हाँ ना बोल। और जब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिखेगा उसमें कुछ डार्क लाइंस दिखाई देगी, वो डार्क लाइंस कौन से फोटोन से करस्पॉन्डिंग कर रही होगी यार, तुम्हें नहीं आया, तो हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। क्या हीलियम का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इससे अलग होगा, यस। क्या हीलियम में ध्यान से देखो तो 4 से और मल्टीप्लाई कर दो, उसमें कौन कौन मिसिंग होगा, 40.8, कौन मीटिंग होगा 48, इधर होगा 48.4 अप्रोक्सीमेटली, अरे हाँ ना बोल यार, 48.36, यस और नो यार, मुझे लगा तुम्हें आया, एंड सो ऑन। कैसे अलग अलग होगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम सबका, तो सोच हर एटम का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम सेम होगा कि अलग, सेम के अलग, सेम के अलग। दैट इज व्हाई एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ दैट एटम। उस पर्टिकुलर एटम का ही ऐसा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आएगा और किसी का, इसलिए वो उसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है। बोल है कि नहीं यार, नहीं आया। जैसे आप अपना फोटो देख के समझ जाते ना, आपके फोटो देख लेते, अच्छा ये वाला रामलाल है अपना, मान लो फोटो मैंने देखा तो मैं समझ गया रामलाल ही अपनी, अरे हाँ ना बोल यार, अरे है कि नहीं यार। ऐसे ही आप उसको देख के समझा, आपने देखा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, साइंटिस्ट देख के समझ जाएगा ओ साला हीलियम है, तो यार है कि नहीं यार, तो दैट इज अ फोटोग्राफ ऑफ दैट एटम। यार मुझे लगा तुम्हें आया, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, अरे सोच लो, अरे पक्की बात। अब ध्यान सुनना जो मैं आपको कह रहा हूं, ये हुई एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात, किसकी, अब ऐसे समझो कि इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंच गया, इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, इलेक्ट्रॉन ऊपर, कहां ऊपर, एक्साइटेड स्टेट में, कहां पहुंच गया, कहां पहुंच गया, मैं टर्मिनोलॉजी आपको समझा दूंगा, कंफ्यूज मत होना, वो कहां पहुंच गया, एक्सेप्ट। पहले तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम समझ आया, जो मैंने बोला लिखो, फिर समझाता हूं धीरे धीरे। ये डायग्राम बनाओ और लिखो चर्चा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और जो मैंने बोला उसे लिखो कि क्या क्या मिसिंग मिलता है उसमें और क्यों वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। लिख लिया आपने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में, अरे हाँ ना तो बोल, अरे पक्की बात। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अब ऐसा समझो कि इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया, इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेड स्टेट में
यार आवाज नहीं, इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेड स्टेट में, इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। अब क्या वो वहीं रहता है, वापस आता है? असलियत में उसे पता पड़ता वो साला दूसरा घर वो चला तो गया शॉप में, उसे पता था कि साला दूसरा घर है, दूसरे घर में लड्डू दिखता है अपने को है, हम पहुंच तो गए, वहां लगा साला अपना घर ही बढ़िया था यार, अपना घर ही बढ़िया था यार, चल नुकसान वाली जगह आ गए। अरे है कि नहीं यार, है, तो उन्हें लगता है नुकसान हो गया तो हमारा। जैसे मान लो कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो सपोज करो कि वो यहां कूद गया, यहां पहुंचा हुआ इलेक्ट्रॉन, यहां पहुंच गया, नया घर 10.2 से एनर्जी दी और यहां पहुंच लिया, यहीं पहुंचा या कहीं और भी पहुंचा, कहीं और भी पहुंचा। अभी इसकी बात करने, इसे लगा साला पहले वाला घर ही बढ़िया था। पहली बात, इस जगह पे स्टेबिलिटी का टाइम ओनली 10⁻⁻8 सेकंड। मेरा आज तक समझ में नहीं आया साइंटिस्टों ने कैसे पता करा 10⁻⁸ सेकंड, पर ऐसे किताबों में लिखा होता है ना। कितने सेकंड रहता है यहाँ पे? 10⁻⁸ सेकंड। बेसिकली ये नेग्लिजिबल टाइम है हमारे लिए, है कि नहीं यार? तो 10⁻⁸ सेकंड वो कई और बहुत प्रोसेसेस से डिफाइन करके अप्रोक्सीमेट निकाला जाता है। ऐसा नहीं, मुझे नहीं पता, बट मेरे को कोई कन्विंस नहीं हुआ मैं उस थ्योरी से। 10⁻⁸ सेकंड ऐसा बोला जाता है किताबों में कि 10⁻⁸ सेकंड ही हम नए घर पे रहे और हमें पता पड़ गया इतने टाइम में कि हम स्टेबल जगह, तो हम वापस अपने घर पे आ जाते हैं। जब हम वापस अपने घर पे आते हैं तो अपनी एनर्जी अपन घटाते हैं बढ़ाते हैं? घटाते तो फिर क्या छोड़ते हैं? फोटोन। क्या छोड़ते हैं? एब्जॉर्ब फोटोन कर रहे थे तो रिलीज भी क्या करेंगे? फोटोन। ये एनर्जी हम किस फॉर्म में छोड़ते हैं? फोटॉन्स, जिनके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, वो फोटोन आप छोड़ते हैं। फोटोन कितनी एनर्जी का छोड़ोगे? 10.2। कितने का? अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं और दूसरे में करो तो क्या 10.2 Z स्क्वायर, 10.2 इंटू, ठीक भाई हमारे घर पे आ गए। ये वो फोटोन है जो आपको कुछ करने पे, मैंने क्या बोला, जब लाइट आई तो इसमें कुछ हुआ, पर जो बचा वो अपन ने वहां लिया, उसे अपन ने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोला। कुछ होके जो वापस निकला उसको हमने जो लिया, वो जो निकला वो ये है। क्या हमने एब्जॉर्ब 10.2 करा था? डल रिस्पॉन्स। तो क्या हमें एडिशन में भी 10.2 मिला? अरे मिला कि नहीं मिला? इसका मतलब जो वहां मिस करता है, कहां पे? एब्जॉर्प्शन। क्या वो ही सब एमिशन में मिलते? यार तुम्हें नहीं आया। जो लाइंस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में मिसिंग होंगी वो कहां? ऐसा समझो आप कि हर एक फोटोन की एक लाइन है, हर एक फोटोन की एक फोटोग्राफिक प्लेट पे, ऐसा समझो आप। अरे यार हाँ ना बोल। जब उस एनर्जी का फोटोन गिरता है तो जल जाती है और नहीं गिरता तो, ऐसा समझो आप। पहले तो जो बोला चमका, आपके पास एक ऐसी प्लेट है जिसमें जिस भी एनर्जी का फोटोन गिराओगे अगर वो गिरेगा तो वो जलेगी, वरना वो, ऐसा समझो आप। आपके लिए तो ये हमारी समझने वाली बात है। तो सोचो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम था, अगर एटम्स नहीं होते तो जितनी एनर्जी थी वो सब इस पे गिरेगी तो पूरी की पूरी अपनी प्लेट जल जाएगी। पर हमने अगर एटम बीच में रख दिए तो ये वाले फोटोन उसमें से मिसिंग हुए, तो क्या वहां पे वो मिसिंग रहे तो वो डार्क रही? तो जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में लाइंस डार्क रही, क्या वही एमिशन स्पेक्ट्रम में ब्राइट हुई? यार मुझे लगा तुम्हें आया, या और भी ब्राइट हुई? जो यहां मिस करेंगी वही वहां पे, या और भी कोई होंगी? और भी कोई होना पॉसिबल है? लेट मी टेल यू हाउ। ये फर्स्ट केस की सिचुएशन है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन सेकंड स्टेज तक चला जाए, कहां तक? कितनी एनर्जी लेके पहुंचेगा वो? 12 पॉइंट। इसे लगाया घर तो अनस्टेबल है। ऐसा समझो, ऐसे अलग अलग एटम में 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए। समझाने के लिए बता रहा हूं, ये एक एटम है कि 3? ये 3 एटम है। हम क्या ये एक्सपेरिमेंट एक एटम पे करते हैं? कंफ्यूज मत होना, बहुत सारी चीजें बेसिक ही बताऊंगा और समझ में सब आएगा, कॉमन सेंस ही लगेगा एकदम। हम जो प्रोसेस करते हैं वो एक एटम में कि बहुत सारे एटम एक साथ होते हैं। अब सोच 12.09, हम जो एनर्जी आई उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट स्टेज में गए, कुछ मैं उन एटम्स की बात कर रहा हूं जिनके इलेक्ट्रॉन कहां चले गए? सेकंड स्टेज। यार तुम्हें नहीं आया, कहां चले गए? अब सेकंड स्टेज वाला एटम एक है कि बहुत सारे हैं? बहुत सारे। उसमें से मैं 3 कंसिडर कर रहा हूं, और भी चाहेंगे तो कर लेंगे। इसने बोला साला पहले वाला घर ही हमने तो स्टेबल था, यूं ही घर छोड़ा, साला दूसरों को कहने में आ गए, अपना घर वाला ही बढ़िया था, साला दूसरा घर वाला किसी काम का, चलो अपन तो अपने घर ही चलते हैं, सीधा नीचे कूद गया। कितने फोटोन की एनर्जी छोड़ी इसने? 12 पॉइंट। ये इलेक्ट्रॉन साला ये तो बेकार है,
ऐसा लाए तो नीचे देखा तो एक और घर उपलब्ध है। अरे हाँ ना बोले यार, ऊपर तो जा ही सकता, एनर्जी नहीं है, पर क्या बीच में एक और घर उपलब्ध है? ये थोड़ा रिस्क वाला आदमी था, ये थोड़ा, अरे हाँ ना बोले यार, रिस्क वाला साला, इसमें भी कूद के देख लेते हैं उसमें क्या है, नहीं होगा तो फिर निकल लेंगे। अरे हाँ ना बोले यार, ये भाई साहब यहां निकल लिया, कितना फोटोन छोड़ा, मल्टीप्लाई माइनस का 3.4 माइनस, अरे 3.4 माइनस 1.5 बंद करें ना, 1.89 का निकल लिया। फिर यहां गया भाई साहब इलेक्ट्रॉन, साला ये भी अनस्टेबल, तो फिर कहां जाएगा? 10.2। ये इलेक्ट्रॉन या तो ये सोचेगा या ये सोचेगा, और कोई सोचने की पॉसिबिलिटी? तो जितने भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनमें या जितने भी एटम्स होंगे जो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में होंगे, क्या उनके पास इसके अलावा और इसके अलावा सोचने का कोई जरिया है? तो आपको कितने फोटोन एमिशन में मिले? 10.2 भी मिला, 12 और ये 1.89 भी मिला। क्या 12.09 गायब था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में? क्या 10.2 गायब था? क्या 1.89 गायब था? ये नया है, ये गायब नहीं हुआ था एब्जॉर्प्शन में, पर ये एमिशन में मिला। पर ये एमिशन में एक एग्जाम में बहुत अच्छी बात पूछी गई कि ऑल द लाइंस मिसिंग इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आर प्रेजेंट इन एमिशन स्पेक्ट्रम, यस और नो? यस और नो? जो पूछा उसका जवाब दें। ऑल द लाइंस मिसिंग इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आर प्रेजेंट इन एमिशन स्पेक्ट्रम, यस और नो? यस। ऑल द लाइंस प्रेजेंट इन एमिशन स्पेक्ट्रम आर एब्सेंट इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या ये प्रेजेंट है एमिशन में? पर ये एब्जॉर्प्शन में गायब, क्योंकि प्रोसेस अलग अलग है। तुम्हें मेरी बात दूर दूर तक समझ आई कि नहीं आई? पहले बताओ, आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? लाइंस विच आर मिसिंग इनटू एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम all are present in emission spectrum, but all the lines present in emission spectrum are not absent in absorption spectrum. यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, मतलब ये समझदारी वाली बात है, समझने वाली, जो तुम्हें दूर दूर तक समझ आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? अब देखो, the electron which goes to the second excited state, how many different electrons या photons it has emitted? 3. कितने? 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 n equals to 1, n equals to 2, n equals to 3. अगर अपन स्टेट वाइज करें तो अगर हमारा ट्रांजिशन n equals to 3 एक्साइटेड स्टेट से है, यानी कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो आपको 3 डिफरेंट फोटॉन्स मिलने की पॉसिबिलिटी है। नहीं आया? आया नहीं आया? तब ध्यान सुन, अब कहां गए हम? यहां पहुंच गए भाई साहब, 1 2 3 4, यहां पहुंचे भाई साहब। कौन? 2 3 4 मान लेते ताकि समझ में आ जाएगा, कुछ अलग अलग होना होगा। तो तुम्हें समझ में आ रहा है? जितने घर अपन ढूंढ सकते हो तो ढूंढने। किसने? पहला आदमी बिल्कुल स्टेबल, वो जो बोला भाई साहब अपना पहले वाला ही बढ़िया था। अरे भाई क्या बात, क्या मैं तेज पढ़ा रहा हूं? कैसे समझ आ रहा है? अरे धीरे धीरे पढ़ा रहा, आराम से, टाइम है, बिल्कुल तुम्हें दिमाग फिट हो जाना चाहिए। सवाल को सब क्लियर एकदम, जरा कभी डाउट हो बेझक पूछ लो, जल्दबाजी मत करना, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, सवाल की प्रैक्टिस करनी है बस आपको। देख इधर ध्यान से, बस सीधा यहाँ कूदे। कितने का फोटोन मिला? चलो बोलो। 12.7 मिल गया, बात खत्म, ये खुश हो गया। इसके नीचे वाला यहां कूदा, इसने सोचा धीरे से, कितना देख? 0.85, खैर उससे कोई दिक्कत नहीं हमने को। 1.51 माइनस 0.85, 0.66, 0. या नहीं आया? अब ये आया, बोलो ये भी अनस्टेबल। फिर सोचा भाई अब मेरे को चेकिंग नहीं करनी, बहुत हो गया, अब मुझे चेकिंग, सीधा यहां कूद लिया। कर सकता है ना ये? सीधा यहां कूद लिया, तो 13.6 माइनस 1.51, 13.6, अरे हो ना, 13.6 माइनस 1.51, अरे 13.6 माइनस 1.51, 12. तो लिखा हुआ बराबर, इतनी मेहनत क्यों करी?
पागल सन्नाटे हो गए तुम लोग। 12.0। अच्छा ये वाला थोड़ी और रिस्क लेना जानता है। फिर ये कितना, ये निकालना पड़ेगा। 3.4 माइनस 1.5 कहां से निकालना पड़ेगा बताया तो पहले से। अरे हाँ ना बोल। अच्छा ये कितना 0.66 और ये कितना 10.2 और कोई पॉसिबिलिटी बाकी है? आप पहले यहां से आप पूछ जाओ, इसलिए देखा साल इसको स्टेबिलिटी नहीं मिली तो मैं नीचे वाले को ट्राई करता हूं। अरे हाँ ना बोल। ये और ये नहीं आया तो 0.66 प्लस 1.89 2.55। अरे इन दोनों में जोड़ लेना है। नहीं आया और ये 10.2। और कोई पॉसिबिलिटी? और कोई पॉसिबिलिटी? और कोई पॉसिबिलिटी? अब ध्यान सुनो, कितने डिफरेंट फोटॉन्स इसमें मिले? कितने डिफरेंट फोटॉन्स मिले बोलो? 1 2 3 4 5 6 ही है। अबे तो पहले भी मिल गया। मैंने बोला डिफरेंट फोटोन कितने मिले? कितने मिले? कितने मिले? कितने मिले? कितने मिले? 6। कितने मिले? अब ध्यान से, अगर आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से पूछते हो, मतलब n बराबर 2 से n बराबर 1, ये है ट्रांजिशन पॉसिबिलिटी n बराबर 2 टू n बराबर 1, तो कितने डिफरेंट फोटोन मिले? 1। कितने? अगर n बराबर 3 से n बराबर 1 गए तो 3। अरे मैथ से ना है तो कितने डिफरेंट फोटोन मिले? 3। कितने मिले? 3। इसमें 1, उसमें इसमें n बराबर 4 से कहां जा रहे हैं? n बराबर 1, क्या 6 मिले? सोच, अगर n बराबर 5 से n बराबर 1 तक जाओगे तो कितने मिलेंगे? यहां से देखिए चल रहा है NC2। क्या चल रहा है? अगर आप लॉजिकली PNC आपने कभी पढ़ी है, हाँ अगर आपने पढ़ी है तो इसमें से 2 छांटने, तो 2 छांटने के तरीके क्या होते हैं? NC2। कितने? कितने? तुम्हें नहीं आया तो 2C2 1, 3C2 4C2 5C2। अरे हाँ ना तो बोल। तो नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स, नंबर ऑफ, यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स, नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स का फॉर्मूला है NC2, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n माइनस 1/2। अरे यार सही तो बोल रहा हूं तुम्हें। अभी PNC चल रहा है ना तुम्हारे। 3, ये कितने? 3, ये कितने? 3 इंटू 2, तुम्हें नहीं आता ये? n इंटू n प्लस 1/2 की n माइनस 1/2? तुम्हें P और C नहीं आता? n इंटू n माइनस 1/2 n प्लस 1/2। अबे रख के देख लो, नहीं आ रहा तो थोड़ी तो अक्कल लगा लो। टू इंटू 2/2 अगर प्लस लोगे तो, और माइनस लोगे तो 1। 3 इंटू 2/2 3। 4 इंटू 3/2 6। क्या आया? n इंटू n प्लस 1/2 या माइनस 1/2? अभी तुम्हें आता नहीं है, घटेगा बिल्कुल ही। n इंटू n माइनस 1/2। दिस इज द नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स विच यू विल गेट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड टू nth स्टेज। कौन सी स्टेज? और वी कैन से n माइनस 1th एक्साइटेड स्टेट। n माइनस 1th एक्साइटेड स्टेट क्यों? जो n बराबर 2 होता है उसे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, जो n बराबर 3 होता है उसे सेकंड एक्साइटेड। तो nth स्टेज को क्या n माइनस 1th एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे? यार नहीं आया तो जो डिफरेंट फोटोन हमें मिलेंगे क्या वो n माइनस 1 होंगे? सॉरी n इंटू n माइनस 1/2 होंगे। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अब ध्यान सुन, फिर से वही कहानी जो मैं आपको कह रहा हूं।
क्या जितने फोटोन एमिशन स्पेक्ट्रम में मिलेंगे उतने गायब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में? इस स्टेज में देख कौन कौन से दूसरे मिले जो नहीं मिलेंगे एब्जॉर्प्शन में। ये अरे हाँ ना बोल। 3 नए होंगे जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में गायब। यार तुम्हें दूर दूर तक समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में तो अपन ग्राउंड स्टेट से उठ के ऊपर जाते हैं। कहां से उठ के ऊपर जाते हैं? ग्राउंड स्टेट से ऊपर उठ के। उसमें तो और भी पॉसिबिलिटी है। इसमें सिर्फ ग्राउंड से या तो 2, ग्राउंड से या तो 3, या तो ग्राउंड से या तो 4, या ग्राउंड से या तो 5। पर उसमें पॉसिबल है 5 से 4, 5 से 3, यस और नो? इसलिए ऐसी कहानी में डिफरेंस आता है। पहला था जो मैं बोला चमका। एक बार एग्जाम में बहुत अच्छा सवाल आया, ध्यान से सुनना। उन्होंने सिंपल, बिल्कुल सिंपल सा सवाल आया। उन्होंने क्या बोला? एन एटम इज एक्साइटेड, एन एटम इज टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट। An atom is excited to maximum number of photons we can get. सिंपल सा सवाल, ध्यान सुनना। नॉर्मल यही जो लिखा है यहीं पे बता देगा आंसर। An atom is excited. An atom is excited to third excited state. Maximum number of photons we can get. नहीं, डिफरेंट का मतलब डिफरेंट ही है वो। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट फोटोन्स वी गेट कितना? कौन सी सिचुएशन है? फर्स्ट सेकंड थर्ड। आंसर कितना है? 3। कंफ्यूज नहीं हूं। अरे मैंने सवाल क्या पूछा, तुमने ध्यान नहीं दिया उस पर। मैंने तुम्हें इसलिए मैं कह रहा हूं सवाल ढंग से पढ़ो। एन एटम, एक एटम था तो एक इलेक्ट्रॉन था, उसको कहां से कहां एक्साइट करा? यहां से यहां। तो एक इलेक्ट्रॉन ही केस हो सकता है, तो मैक्सिमम कितने फोटोन मिल सकते हैं? इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं हो सकता। 6 डिफरेंट कब मिलते हैं? जब क्या बहुत सारे एटम्स एक्साइट हो टू थर्ड एक्साइटेड लेवल पे। तो कंफ्यूज हो गया, ऐसे बोला जाए। आया कि नहीं आया? सवाल दोनों ध्यान सुनना, मैं दोनों लिखा दूंगा। हाइड्रोजन लाइक एटम्स आर एक्साइटेड टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट। हाउ मेनी डिफरेंट फोटॉन्स वी कैन गेट? 6। नहीं आया। एन एटम इज एक्साइटेड टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट। मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटॉन्स वी कैन गेट। दोनों सवालों में अंतर यार तुम्हें नहीं आया। जो आप n-1/2 पढ़ते हो वो एक एटम की कहानी है, बहुत सारे हो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम क्या एक एटम को पकड़ के एक्साइट कर सकते हैं क्या? इसकी पॉसिबिलिटी, इसलिए हम चर्चा उस पर नहीं करते। बट अगर सवाल आ जाए तो हमें क्लैरिटी होनी, वो आपसे इसलिए पूछा गया है उसने। फिर था जो मैं बोला चमका। क्या आपको एमिशन स्पेक्ट्रम की कहानी थोड़ी थोड़ी समझ आई? क्या इंपॉर्टेंट बातें फिर से सुने। ऑल द लाइन्स विच आर दोज आर एब्सेंट इन absorption spectrum are present in emission spectrum. Yes. All the lines present in emission spectrum are absent in absorption spectrum. No. क्या आपके सामने कहानी है? क्या पक्की बात? सोच लो। क्या कहानी कुछ समझ में आई? एकदम पक्का? उतार के बोर्ड पे लिखा है। मैं लिखाऊं इसको थोड़ा या खुद लिखोगे? खुद लिखोगे तो ज्यादा फील आएगी। फील के चक्कर में तो नोट्स ही नहीं बनेंगे। ऐसे क्या कर रहे हो आप? चलो पहले बोर्ड पे लिखा लिखो, फिर मैं लिखाता हूं। पहले जो बोर्ड में लिखा लिख लो, फिर मैं बताता हूं। लिखो चर्चा ऑन एमिशन स्पेक्ट्रम एंड कहानी। ये ऐसे इन पे ना गोला बना लेना ऐसे और लिख लेना फोटॉन्स डिफरेंट फ्रॉम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। फोटॉन्स डिफरेंट फ्रॉम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऐसे लिख लेना बस, ये गोलों के आगे पीछे कहीं पे भी, कि यह फोटोन है जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में नहीं थे या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से गायब नहीं हुए थे। फिर मैं कहानी लिखा दूंगा अभी आपको। चलो अभी लिखा रहा हूं, लिखो। लिख लिया सब? लिखो। ऑल द लाइन्स मिसिंग इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, all the lines missing in absorption spectrum are present in emission spectrum. True or false? ये स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है। All the lines missing in absorption spectrum
आर प्रेजेंट इन एमिशन स्पेक्ट्रम, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, लिख दो ट्रू। ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, all the lines present in emission spectrum, all the lines present in emission spectrum are absent in absorption spectrum. True, false? लिख लो false और देखो ऊपर देखो और सोचो। अगर पेज पलट लिया है तो ऊपर मत देखते रहना। All the lines present in emission spectrum are absent in absorption spectrum. False. क्या चीज? False. ब्रैकेट में लिख लो, सोचो और ऊपर देखो। ठीक है, एक सवाल लिखो छोटा सा। Hydrogen-like atoms are excited to third excited state. Maximum number of different photons we can get. Maximum number of different photons we can get. क्या नंबर है? 6. लिख लो 6। आंसर में लिख लो 6। फॉर्मूला लगाते हुए दिखा दो, n इंटू n माइनस 1/2। ठीक है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n क्या हो गया? 4। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n क्या हो गया? 4। तो लगा दो फॉर्मूला 4 इंटू 3/2। बोलो क्लियर है? इसके नीचे एक और सवाल लिखो, an atom is excited, हाइड्रोजन लाइक एटम लिख लो, एन हाइड्रोजन लाइक एटम इज एक्साइटेड टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स वी कैन गेट 3। और क्यों 3 इसका रीजन आपको लिखना है, क्योंकि ये एक एटम की कहानी है। तो एक एटम में इन तीनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, और वो पॉसिबिलिटी मैक्सिमम वाली कौन सी है? जब वो 1 से 3 से 4 से 3, फिर 3 से 2 और फिर 2 से 1। अपनी भाषा में लिखना है सब। तो दोनों सवालों में अंतर आपको क्लैरिटी से समझ में आएगा। बोलो क्लियर है? एक सवाल अगर आपको मेरी बात लॉजिकली समझ में आई है तो आप करके बताओ, हाउ मेनी डिफरेंट, एक सवाल लिखो, how many different photons we can get when transition is possible between n equals to 8? How many different photons we can get when transition is possible between n equals to 8 to n equals to 4? मतलब 8 से लेकर 4 तक के बीच में कहीं पे भी ट्रांजिशन हो सकते हैं। से बताता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ट्रांजिशन यहां से यहां तक अगर आप लॉजिकली सोचो तो इसके नीचे तो आप जा नहीं सकते, तो ये 1 हो गया। 1 2 3 4 5, तो बेसिकली 5 से 1 के ट्रांजिशन है। तो 5C2 5 इंटू 4/2 10, खत्म। अरे कंफ्यूज ही मत हो यार। अब रुझे किताबें फॉर्मूले कैसे बताते हैं, डरना मत। चलता है, समझ आया नहीं आया? अरे आया नहीं आया? अरे जो लोअर वाली उसको 1 मान लो यार, उसको क्या मान लो? चल मैं पूछता हूं तेरे से, 9 से 5 नहीं, 9 से 6, 9 से 6
1 हो, 6 1 7 2 8 3 9 4, 4 से 1, 4 into 3/2 6। अरे नहीं आया, आया नहीं आया, आया नहीं आया। अब देख इधर फॉर्मूला बनाया था जो किताबों में डराते हो, देख इधर, अगर आपका ट्रांजिशन किसी भी स्टेज n1 से n2 हो रहा है तो n2 को क्या मान लेना चाहिए, क्या मान लेना चाहिए, 1। नहीं आया। अब तो बहुत लॉजिकली समझना है, यहां पे हमने 4 को क्या माना, 1। असली में फॉर्मूला देखो n into n-1/2, n into, इसको समझना जो मैं वहां लिखा है, देखना ध्यान से, उसको कैसे लिखूंगा तेरे को क्लैरिटी आ जाएगी फॉर्मूले को। आपने असली में क्या करा, n -1 plus 1 n-1/2. What makes different transitions difference? What is important? n-1 is a difference. n-1 is a difference plus 1 into difference upon 2 फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को देख मैं ऐसे लिख सकता हूं कि पहले था, लिख सकता हूं ना, n-1 is what? डिफरेंस है ना। अरे यार अब 1 4 लो या 9 6 लो, यार तुम्हें नहीं आया, 8 4 लो, अरे बात तो एक ही यार। तो एक क्या फॉर्मूला है रिलेटिव में सोचो, डिफरेंस प्लस 1 इंटू डिफरेंस अपॉन 2। अब देख इसको n1 to n2 को, n2 माइनस n1 प्लस 1 n2 माइनस n1 अपॉन 2। किताबों में से डराते हैं, अच्छी किताब में डर मत, मैं तो रखता भी नहीं हूं, क्या जरूरत है, सब तो समझ आ रहा है यार। अरे यार मैं तुझे बनाना सिखा रहा हूं, तुझे फील आया, हाँ यार तुझे समझ नहीं आया मैंने क्या करा, अरे आया कि नहीं आया, n2 माइनस प्लस 1, अरे वहां पे n into n plus 1 n into n-1/2 यही तो फॉर्मूला है। फिर बेकार रिस्पॉन्स देते यार लो यार, अरे n-1 डिफरेंस है ना, डिफरेंशियल लेवल से ना, तो n-1 हो गया ना, नहीं आया, आया कि नहीं आया। ऐसी किताबों में डराते हैं। नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स इन ट्रांजिशन फ्रॉम n1 to n2, फॉर्मूला इज n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन n2 माइनस, रटने की जरूरत है, समझने की, समझोगे तो फील आएगी। मैंने तो आपको सवाल बिना फॉर्मूले के बता दिया, बताया कि नहीं बताया, अरे बताया कि नहीं बताया। चाहो तो फॉर्मूला रट लो, चाहो तो जो समझाया वो भी समझ नहीं आया, और फॉर्मूला तो अरे लॉजिकली समझ आया कि नहीं आया, पक्की बात। तो ट्रांजिशन कितने से बीच के हो, हमारे लिए उसमें कोई खास बात नहीं है, कर लेंगे हम। n2 माइनस n1 प्लस 1 इंटू n2 माइनस n1 अपॉन 2 लो हो गया भाई, उसमें कौन सी खास बात, देख डिफरेंस माई प्लस, रख के देख लो, आ तो रहा है ना आंसर, ऐसा नहीं आ रहा मैंने गलत बना दिया, नहीं सब सही बनाया है। 8 और 4 लिया था ना अपन ने, 8 माइनस 4, 4 प्लस 1 5, 5 इंटू 4/2 10, सही है। अरे हाँ ना बोल, लो भाई, तो n2 माइनस n1 प्लस 1 n2 माइनस n1 अपॉन 2। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो हमने पूरी चर्चा करी कि कैसे एक्सप्लेन करता है एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को, कौन, बोर मॉडल। जो यहां एक्सप्लेन हो रहा था वही उसी एटम में रियलिटी में दिखाई दिया, इसलिए बोर मॉडल को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया, क्योंकि एग्जैक्टली एक्सप्लेन करता था एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को, जो बेसिकली देखा जाता है, और जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी एक एटम की। पहले था जो मैं बोला चमका, अब बहुत सारी बातें आती है फोटॉन्स की एनर्जी पे, कितनी फोटोन एब्जॉर्ब करता है, क्या करता है, कैसे होता है, क्या नहीं होता, देखते हैं। मान लो कि हमारा, ध्यान से सुने, थोड़ी चर्चा करते हैं टर्मोलॉजी की, डरना नहीं, बिल्कुल नहीं डरना। n1 n2 n3 n4 हम सब लोग जानते हैं, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्सटेंडेड स्टेट, सेकंड एक्सटेंडेड स्टेट, और नाम KLMN, कई तरीके से बोल सकते हैं, जैसे ग्राउंड स्टेट बोल सकते हैं, n=1 बोल सकते हैं, इसे अपन K शेल बोल सकते हैं, तो कई तरीके से उसके नामकरण करे जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एंड इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड टू n=2, इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड टू L शेल, जो आपको अच्छा लगे। वैसे टर्मिनोलॉजी यूज करी जाती है, पर आपको हर टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए। आप सोचते हैं
कितने फोटोन की एनर्जी चाहिए, अगर हम सिंपल सी बात करें तो हमें बहुत क्लैरिटी से समझ में आएगा, क्योंकि फोटोन की एनर्जी डिफाइन करी जाती है लैम्डा से। किससे? बहुत बढ़िया साहब। मान लो कि हमारी यहां की एनर्जी -13.6 जेड स्क्वायर और यहां की एनर्जी कितनी है? -3.4 जेड स्क्वायर। मैं कह रहा हूं आपकी कोई भी स्टेज है जिसमें आप N1 से N2 जा रहे हो, कहां जा रहे हो? मान लो N1 और यहां कहीं N2, बोलो क्लियर? तो सोचो इसकी एनर्जी कितनी है? -13.6 जेड स्क्वायर बाई N1 स्क्वायर। उसकी एनर्जी कितनी है? -13.6 जेड स्क्वायर बाई N2 स्क्वायर। यस और नो? अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां ले जाना है तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? अगर मेरा इलेक्ट्रॉन यहां पर है और मुझे यहां से ले जाना है, क्या मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी? लेनी पड़ेगी। और अगर वहां से यहां कूदेगा तो क्या मिलेगी? इसलिए एक ही बात है, एनर्जी, इन दोनों बातों का एक ही आंसर है। एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी टू लिफ्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम N1 स्टेज टू N2 स्टेज is equal to energy releases when electron jumps from N2 stage to। इसलिए इन दोनों बातों का एक ही आंसर है। पहले था यस और नो। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया नहीं आया। अब तू ध्यान से देख, तो इन दोनों में अगर देखो एनर्जी की अगर अपन बात करें, इसकी ये बेसिकली दो तरीके से पूछी जा सकती है। फिर मैं बोल रहा हूं एनर्जी रिक्वायर्ड, इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूं। कैसे? एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड, बात समझना, अलग अलग बातें नहीं है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू लेफ्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम N1 to N2, yes or no? और वी कैन से एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ। यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं अकेला ही सीख रहा हूं? तुम लोग बोला बिल्कुल एब्सर्ड सा बिहेवियर शो कर रहे हो। मतलब कई लोग सोच रहे एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये कौन सा एटॉमिक स्ट्रक्चर है? केमिस्ट्री में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? वही पढ़ा रहा हूं दोबारा। ये लोग तो परेशान है, कब पढ़ा? एनर्जी ऑफ फोटोन रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम यस और नो? मुझे लगा तुम्हें आया। अब सोच मैग्नीट्यूड वाइज कौन ज्यादा है? ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड वाइज कौन है? 13.6 जेड स्क्वायर बाई N1 स्क्वायर, 13.6 जेड स्क्वायर बाई N2 स्क्वायर, 13.6 जेड स्क्वायर बाई यस और नो? तो इसको ऐसे लिखा जाएगा -13.6 जेड स्क्वायर बाई 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर। मैं तो बच्चों को कहता हूं ऐसे रट, 13.6 जेड स्क्वायर 1 बाई N छोटा स्क्वायर माइनस 1 बाई N। यार मुझे लगाएं तो आया, क्योंकि वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? पॉजिटिव। बोलो क्लियर है? अब बेसिकली एनर्जी रिक्वायर्ड या एनर्जी, बेसिकली एनर्जी रिक्वायर्ड में ऐसे लिखना चाहिए, एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड, एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड। अब फोटोन की जब भी बात होती है तो एनर्जी से ज्यादा बात होती है, लैम्डा से, या दोनों से बात होती है? दोनों से। तो अपने को लैम्डा पे भी चर्चा करनी। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अब देख ध्यान से, तो एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड या एनर्जी ऑफ फोटोन रिलीजेस व्हेन देयर इज अ ट्रांजिशन बिटवीन N1 to N2 या N छोटा वाला टू N बड़ा वाला। पहले था जो मैं बोला क्या चमका? दिस एनर्जी शुड बी राइट डाउन एज hc by lambda। दिस शुड बी राइट डाउन एज hc by lambda। तेरे को अगर याद है तो hc by lambda अपन लिखते थे, फिर यहाँ पे -13.6 जेड स्क्वायर बाई 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर। और याद करिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चलता है। किसमें चलता है? और याद करिए hc by lambda कैसे लिखते थे? कुछ एनर्जी याद है? 12400। कुछ याद है? 124 बाई लैम्डा, वेयर लैम्डा इज इन एंगस्ट्रॉम। मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻10 आ जाएगा। कुछ याद था? भूल गया है? उसको रख यहाँ पे, देखते रहो, दिखता हो, नजर आएगा सब कुछ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर अपन बहुत ध्यान से देखें, सोच, इसे मैं कैलकुलेशन देना तो गड़बड़ नहीं करूं मैं। माइनस क्यों लिखा मैंने? ये माइनस नहीं, सही है। अरे हाँ ना बोलिया, वो तो एनर्जी तो पॉजिटिव चीज है ना। अरे कैसी चीज है? पॉजिटिव। कंफ्यूज नहीं हो बिल्कुल। अब देखना, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, देखना गड़बड़ नहीं करूं। 12400 बाई लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। किस में रखते थे? एंगस्ट्रॉम। तो 13.6 जेड स्क्वायर 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता था। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा? नहीं, सब सही चल रहा है। अरे सही तो है यार। अब देख, इधर देख, 13.6 डिवाइडेड बाय 12400 आया 1.096, 1.01 इंटू 10⁻³ देखना। 1 by lambda in angstrom, 1 by lambda in angstrom in 1.096 आता है बेसिकली, इंटू 10⁻³ 1 by
n1 स्क्वायर, या मैं तो ऐसे लिखता हूं nc स्क्वायर माइनस 1/nb स्क्वायर। तो मतलब समझिए इसका, अरे हाँ ना बोल, अरे पक्की बात। अब ध्यान सुनिए, लैम्डा किसमें है? एंगस्ट्रॉम। अगर मीटर में लिखना हो तो, अगर मैं इसको देखूं तो ये जो लैम्डा की वैल्यू है ये किसमें आ रही है? एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम को क्या लिख सकते हैं? 10⁻⁻10 मीटर। तो उसे मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो 1 मीटर इक्वल टू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम। तो यहां पे 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर में आ जाएगा। तो 1 बाई लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी? 1.01 इंटू 10⁻7, ये जेड स्क्वायर चल रहा है, 1/nc स्क्वायर माइनस 1/nb स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर मीटर में आंसर। यार मुझे लगा ही तुम्हें कुछ, मैं सब सही तो कर रहा हूं यार। अरे हाँ ना तो बोल, सब कुछ कंफ्यूज मत करो, बिल्कुल ध्यान से। यहां पे एंगस्ट्रॉम में रखना था तब ये आंसर आना था। किसमें रखना था? तो इधर ये पूरा पूरा एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट हो रहा था। किसमें कन्वर्ट हो रहा था? इसलिए अपन ने ऐसा करा। तुम्हें नहीं आया, आया नहीं आया, तो ये आंसर आया। इसे ये कौन सा कांस्टेंट है? आर, रिडबर्ग कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? यार मुझे, अरे पढ़ा होगा ये, पढ़ा ही नहीं पढ़ा, पढ़ाई की नहीं पढ़ा, अरे सोच लो। तो ये वैल्यू अपनी आ गई, रिडबर्ग कांस्टेंट। ये तुमने सुना होगा पक्का या नहीं सुना है? अरे सुना है क्या? ये रिडबर्ग कांस्टेंट। अब ये फॉर्मूला बहुत घटाया जाता है, बेसिकली ऐसे लिखा जाता है 1 बाई लैम्डा इक्वल टू, वैसे आपको रिडबर्ग कांस्टेंट गिवन होगा, परेशान होने की जरूरत, 1/nc स्क्वायर माइनस 1/nb स्क्वायर। अब आपसे ऐसे सवाल आते हैं बहुत सारे, जो मैं नहीं कराऊंगा, जो बहुत सिंपल होते हैं। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एक्सटेंडेड फ्रॉम n equals to 1 to n equals to 4? क्या तू लिख सकता है? फॉर हीलियम एटम, फॉर क्या Z के लिए 2 रखेगा? क्या 4 पे जा रहा है तो यहां पे लिखेगा 1/1 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। आपके पास लैम्डा आ जाएगा। बोला आएगा नहीं आएगा? व्हाट इज द एनर्जी ऑफ अ फोटोन व्हेन अ ट्रांजिशन मेक्स फ्रॉम n equals to 5 to n equals to 2 फ्रॉम लिथियम प्लस 2 एटम? क्या तू कर सकता है? कर सकता है कि नहीं कर सकता? उन सारे सवालों के जो लैम्डा के टर्म्स में आंसर आते हैं वो सब यहीं से आते हैं। करता जो मैं बोला क्या चमका? मुझे ऐसा क्यों लगा तुम्हें कुछ भी समझ आया नहीं आया? सोच लो। अरे पक्का, अरे गारंटीड, पक्का। देखो मैंने कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं करी हो, बाकी सब सही है। कंसेप्चुअली कोई गलती नहीं है कहीं पे भी। पहले बताओ 1 मिनट, ये इस फॉर्मूले से बहुत सवाल आते हैं भाई। क्या तुम सारे सवाल कर सकते हो? कितने फोटोन की एनर्जी चाहिए 4 से 5 जाने में? कितने फोटोन की एनर्जी मिलेगी जब हम कूदेंगे 3 से 1 में? क्या सवाल कर सकते हो? बहुत सारे सवाल आते हैं ऐसे, उनसे डरने की बिल्कुल जरूरत, बिल्कुल सिंपल होते हैं, बिल्कुल नहीं डरना एकदम। बोलो क्लियर? और छोटी छोटी बातों पर अपन ध्यान करते हैं। क्या क्या सुने इधर ध्यान से? टर्मिनोलॉजी है वो, उससे बिल्कुल नहीं डर रहे, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नॉर्मल ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई है, देख ध्यान से क्या क्या समझे। अगर आप, अरे ये देख, एक होती है आयनाइजेशन एनर्जी। क्या होती है? क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉन को आयनाइजेशन एनर्जी का क्या मतलब है? अनंत, अनंत पे एनर्जी, अनंत पे एनर्जी 0। ये कहलाती है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइज करने का मतलब आप सब लोग जानते हो कि एटम से डिटैच कर दें। एटम से डिटैच करने का मतलब उसके अक्रॉस वो ऑर्बिट में घूमे। इसका मतलब वो क्या, वो ग्राउंड स्टेट से उठकर, क्या वो ग्राउंड स्टेट से उठकर क्या अनंत पे चला जाए? इसे कहा जाता है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी को अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो आपको दिखाई देगा, यहां पे एनर्जी होती है -13.6 Z स्क्वायर, -13.6 Z स्क्वायर, और अनंत पे क्या होती है? 0। तो क्या आयनाइजेशन एनर्जी होगी? E फाइनल माइनस E इनिशियल। तो दिस शुड बी इक्वल टू -13.6 Z स्क्वायर। यार मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। 13.6 Z स्क्वायर, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। पक्की बात? अभी टर्मिनोलॉजी में से चेंज नहीं कर सकता। ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे जाए तो जो एनर्जी उसे कहलाते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। क्या कहलाते हैं? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। क्या कहलाते हैं?
ऐसे अगर कभी कभी भी अगर आपको बोला जाए तो आपको डरने की जरूरत नहीं। तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आपको बहुत क्लैरिटी से समझ में आएगी। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी की वैल्यू होती है -3.4 जेड स्क्वायर। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी होगी दिस माइनस दिस का मतलब 10.2 जेड स्क्वायर। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। व्हाट डू यू मीन बाय सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी? क्या यहां से लेकर यहां तक? यार मैं अकेला ही पढ़ रहा हूं यार, आता है तुम्हें? ऐसी कौन सी खास बात है इसमें यार? सुन लो ना, यहां से लेकर यहां तक सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी क्या कहलाएगी? 12.09 जेड स्क्वायर। यस और नो? ये सब होते हैं। व्हाट इज द एनर्जी, व्हाट इज द वेवलेंथ रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी? क्या बेसिकली वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे? यार मुझे लगा तुम्हें आया नहीं आया। अब इसी में आयनाइजेशन पोटेंशियल बोल देते हैं भाई साहब, उसमें क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय आयनाइजेशन पोटेंशियल? Potential required to accelerate an electron so that it will get the same energy जो इलेक्ट्रॉन को देनी पड़ी। समझा नहीं तू? आयनाइजेशन पोटेंशियल, मान लो मैंने बोला 10 वोल्ट, क्या चीज? तो 10 वोल्ट और 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या समझा तू? 10 वोल्ट और 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अंतर यह कि 10 वोल्ट की यूनिट है और 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब यह है कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को 10 वोल्ट से एक्सलेट करूं तो क्या उसमें 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आएगी? बेकार रिस्पॉन्स। कितनी एनर्जी आएगी? यार नहीं आया कि नहीं आया? तुम्हें नहीं चमका नहीं चमका। अब आयनाइजेशन पोटेंशियल कैसे डिफाइन करेंगे? ध्यान सुनो, वो यहीं से आयनाइजेशन एनर्जी से आया है। ये सब लिखा होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें लिखा होता है? इलेक्ट्रॉन। आयनाइजेशन पोटेंशियल मींस व्हाट? कितनी एनर्जी चाहिए या कितना पोटेंशियल चाहिए कि उस इलेक्ट्रॉन को उतनी एनर्जी दे पाए जो वो आयनाइज कर जाए। अरे यार, तो सोच के देख आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हुआ? आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हुआ? जल्दी बोल, क्या हुआ? 13.6 जेड स्क्वायर वोल्ट। सिर्फ यूनिट का अंतर है, परेशान होने की जरूरत। व्हाट इज द आयनाइजेशन वोल्ट? Ionization potential. It is the voltage required so that we can accelerate electron to that potential so that it can ionize. अरे तो है तो वो वोल्ट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही खेल यार। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। तो what is first excitation potential? What do you mean by first excitation potential? 10.2 Z square volt. अरे तुम्हें नहीं आया। 10.2 Z square volt। इनसे डरने की जरूरत नहीं। कोई एनर्जी और वोल्टेज एक ही बात है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चलता है, परेशानी की कोई दिक्कत नहीं। तो फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल इज नथिंग बट सिंपली ये। तो अब क्या तुम्हें मेरी बात चमकी है? फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल is again 10.2 Z square volt। तुम्हें यूनिट देख लो बस ध्यान से। अगेन फिर से सुनो, व्हाट डू यू मीन आयनाइजेशन पोटेंशियल? कितने वोल्टेज से इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करूं कि वो आयनाइज हो जाए? अरे यार, क्या इतनी एनर्जी चाहिए? इतनी एनर्जी तो बेसिकली V इंटू चार्ज E, V इंटू तो E में E को वोल्ट बच गया। अरे तुम्हें नहीं आया? अरे हाँ ना बोल, कोई बुराई वाली बात? तो ये टर्मिनोलॉजी, इनसे बिल्कुल डरने की जरूरत। लिख ले सब, डरना मत, बिल्कुल डरना मना है कि नहीं? अगले टाइम पे मैं आपकी जो क्विज हुई है वो डिस्कस करूंगा। याद करना क्या डिस्कस करूंगा? क्विज, और इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा। सॉल्यूशन नहीं मिला? टैब में नहीं आया क्या? कहा तो जाने चाहिए यार।